ठीक है, सबका वेट करके। ओके, वी आर लाइव। सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम आशुतोष दीक्षित है और आपका बहुत बहुत स्वागत है बी सेट्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम हर दिन एक नए सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं, कुछ नए टॉपिक्स को जानते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो आज का जो चैप्टर है या जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट, ठीक है। और आज के सब्जेक्ट से हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअल में जब हम इंडस्ट्रीज के साथ काम करते हैं तो किन किन बातों पर हमें बहुत गौर करना है। बेसिकली जैसे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, जो सब्जेक्ट का नाम है वो फिटर मैकेनिकल असेंबली है और इसमें पहली यूनिट पर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। जिस तरीके से हम अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं, ईश्वर के प्रेरणा से, माँ बाप और बहन भाई के आशीर्वाद से शुरू करते हैं। मेरा नाम आशुतोष दीक्षित है। वेलकम ऑन द डी सेट ऑफिशियल चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो सब्जेक्ट है बच्चों हमारा फिटर मैकेनिकल असेंबली। बेसिकली पहले फिटर के बारे में बात कर लेते हैं। फिटर क्या होता है? आप लोगों ने फिटर के बारे में बहुत सुना होगा। बेसिकली ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड लोगों ने बहुत ज्यादा बातें करी हैं फिटर के बारे में, कि उसे मशीन असेंबलीज करनी पड़ती है और मेंटेनेंस के साथ बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। फिटर का मतलब है, जो टेक्निकल टर्म में अप्रोचेस होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को एक प्रिसीजन तरीके से, एक्यूरेट तरीके से करना, जिसमें बहुत सारे मैकेनिकल टूल्स की मदद लेते हैं और हर एक काम को प्रॉपर एक्यूरेसी से, जो टेक्निकल इंजीनियरिंग पैरामीटर हैं, उनके साथ उस काम को करना, उसे हम फिटर बोलते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि फिटर मैकेनिकल जो असेंबली यूनिट है, असेंबली सेक्शंस में है हमारे, तो वो किस तरीके से काम करते हैं, किन-किन चीज़ों का उन्हें ध्यान रखना होता है, इन सब विषयों पर हम आज बात करेंगे। तो जैसा मेरा पढ़ाने का पैरामीटर है, कि हम एक स्टोरी के माध्यम से पूरे टॉपिक को रिलेट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा यूनिट 1 में, वो है मटेरियल मार्किंग एंड टूल। यानी कि जब भी हम कुछ नया मटेरियल बनाने जाते हैं या फिर कुछ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस हम करते हैं, तो हम ऐसे ही नहीं डायरेक्ट गए और अपना काम करना चालू कर दिया। पहले हम, जो हमारा वर्क पीस होता है उस पे कैसे हम मार्किंग करते हैं, उसके हिसाब से कौन सा टूल यूज करते हैं, तो उन सब चीजों पे आज हम देखेंगे। आज आपके लिए एक नया इनिशिएटिव भी है। मैंने इसमें कुछ वीडियोस का भी इंट्रोडक्शन दिया है, जिससे हमें चीजें समझने में और आसानी मिलेगी। तो चलिए देखते हैं। आज की कहानी का जो नायक है हमारा, वो है रवि, ठीक है। और तौरेज और राजा खान, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी अटेंडेंस इस वीडियो के नीचे जहां पर मोर लिखा होता है बेटा, वहां पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो अटेंडेंस लिंक आपको मिल जाएगा। अटेंडेंस वहां से मार्क करिए। कमेंट बॉक्स में आपकी वो सब क्वेरी होनी चाहिए जो लेक्चर से रिलेटेड हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे रवि है, रवि हमारा एक वर्कपीस है, उसके अंदर ड्रिल करने का प्रयास करता है, ठीक है ना। तो रवि क्या चाहता है, रवि एक फिटर पोस्ट पर है और वहां पर वो चाहता है कि वो बहुत प्रिसीजन से अपने काम को कर पाए, ठीक है। तो रवि सबसे पहले क्या काम करता है, जो वर्कपीस है हमारा, जो वर्कपीस है हमारे पास, रवि पहले सबसे पहले क्या काम करता है, क्योंकि ये बहुत शाइनी मटेरियल है ना। तो रवि सबसे पहले इसके ऊपर एक मार्किंग करना चाहता है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आती है, सबसे पहले मार्किंग क्यों ज़रूरी है और क्या किस चीज़ के लिए है? देखो, मार्किंग करने से हम अपना जो भी ऑपरेशन करने जा रहे हैं, उसमें हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हम अपने ऑपरेशन को परफ़ॉर्म कर पाते हैं। अब मार्किंग के लिए यहाँ पर रवि के साथ एक दिक्कत क्या है, एक चैलेंज क्या आता है, जैसे आप देख पा रहे हो उस तस्वीर के अंदर, जो हमारा, 1 मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर है क्या कि आप देख पा रहे हो कि वर्कपीस बहुत शाइनी मटेरियल का है।
शाइनी मटेरियल का होने के साथ जब उसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो लाइट स्कैटरिंग की वजह से अगर वो कुछ भी उसके ऊपर ड्रॉ करेगा तो विजिबल नहीं हो पाएगा। इसीलिए रवि को सबसे पहले जो हमारा वर्कपीस है उसे पेंट करना पड़ेगा, ताकि जो भी मार्किंग वो उस पे करे वो आसानी से विजिबल हो पाए। ठीक है? तो इसीलिए मार्किंग सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारे वर्कपीस पर कोई भी ऑपरेशन करने के लिए। तो जैसे कि आप वीडियो में यहाँ पर देख पा रहे हैं होंगे, यहाँ पर रवि ने सबसे पहले क्या काम करा, हमारे वर्कपीस के ऊपर मार्किंग की है, ठीक है ना? उसके बाद हमारा एक टूल यूज़ करा है, इस टूल का क्या नाम है, कैसे वो मार्किंग कर रहा है। आई होप सो कि मार्किंग आपको समझ आया होगा कि मार्किंग करने के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, आपको पूरे वर्कपीस पर पेंट करना है और वो जो पेंट है, ठीक है ना? वो किस कलर का होगा? प्रिसिजन ब्लू, ठीक है ना? और इसको हम बोल सकते हैं, एक्चुअली शायद मेरा प्रोनंसिएशन थोड़ा गलत हो, पर्शियन ब्लू, ठीक है? तो पर्शियन ब्लू ब्लू कलर से हम इसको पेंट करेंगे ताकि हम सारी लाइन्स को जब मार्क करेंगे, देखिए इस वीडियो में दोबारा से दिखाना चाहता हूँ। जैसे ही इसे देखते हैं ये पूरा पेंट करता है, पेंट करने के बाद यहाँ पे हमारे टूल की मदद से मार्किंग करता है, ठीक है ना? अच्छे से पेंट करने के बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इन्होंने मार्क कर दिया। अब इसके बाद जो कॉमन मार्किंग मेथड्स हैं हमारे, वो कौन-कौन से हैं? सबसे पहला कॉमन मार्किंग मेथड है कि हमें डाटम लाइन बनानी होती है। डाटम लाइन क्या होती है बच्चा लोग? बेस लाइन होती है, जहाँ से हम सारी मेज़रमेंट को मेज़र करते हैं। जैसे, आपको मैं एक बात बताऊँ, जैसे ये आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक ड्राइंग दिख रही है, अगर मैं इसका मेज़रमेंट कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाली लाइन जो बनेगी, ये हमारी डाटम लाइन हो गई। जहाँ से हम सारी मेज़रमेंट्स को लेंगे। चाहे यहाँ पर हो गया, अब मेरे को अगर ये पता करना है ये कितनी दूर है, तो मैं यहाँ से लूँगा, ठीक है ना? मैं सेंटर के बाद पूरा डायमीटर पता करना चाहता हूँ, तो मैं कोई एक डेटम लाइन को बनाता हूँ अपने पूरे वर्कपीस पर, जहाँ से मैं उसकी सारी मेज़रमेंट लूँगा। इसे हम रेफरेंस पॉइंट भी बोल सकते हैं। उसके बाद फिर हम सेंटर लाइन को बनाते हैं। सेंटर लाइन बनाने का क्या मतलब है? पूरे वर्कपीस को प्रॉपर एक्यूरेट तरीके से सारी डिविजन्स में इक्वली बाँटने के लिए हमें उसका सेंटर पॉइंट चाहिए होगा, तो हम सेंटर पॉइंट बनाते हैं। उसके बाद हम पैरेलल लाइन्स बनाते हैं, ठीक है ना? पैरेलल लाइन हम इसलिए बनाते हैं कि अगर हमें कोई भी चीज़ उसमें ड्रॉ करनी है, तो ईज़िली स्ट्रेट वे में सिमेट्रिकली तरीके से वहाँ पर वो ड्रॉ हो जाएँ। उसके बाद हमने कुछ पहले से टेम्पलेट बना रखी होती है ना? टेम्पलेट का मतलब जैसे आपने टैटू आर्टिस्ट को देखा होगा, सॉरी, टैटू आर्टिस्ट सबसे पहले क्या काम करते हैं, अगर उन्हें मान लीजिए मेरे आइडल चूँकि भगत सिंह हैं, तो भगत सिंह की अगर मैं इस हाथ पे तस्वीर बनवाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले वो क्या काम करेंगे, एक प्रिंट निकालेंगे और कार्बन पेपर के थ्रू उस प्रिंट को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। यानी उसका एक पोर्ट्रेट ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना? जो वर्चुअली होगा, रियल नहीं होगा, टैटू बनाने से पहले उसके ऊपर फिर वो अपनी इंक के थ्रू, मशीन के थ्रू काम करते हैं। उसे हम कहते हैं टेम्पलेट। यानी पहले से एक हमने फॉर्मेट बना रखा है, ठीक है ना? उसको हम वर्कपीस के ऊपर लगाते हैं, फिर देन उसके बाद जो भी हमें अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करना है, जो भी ऑपरेशन हमें करना है, वहाँ पर हम उसे परफ़ॉर्म कर सकते हैं। अब बात आ जाती है हमारे पास एसेंशियल मार्किंग टूल्स। मार्किंग टूल कौन-कौन से हैं? सबसे पहला जो आपने वहाँ पर देखा था जिससे वो मार्क कर रहे थे वर्कपीस के ऊपर, उसको बोलते हैं स्क्राइबर, ठीक है ना? ये एक तरीके से पेन होता है, किसी भी मेटल पे चलाने के लिए, पॉइंटेड होता है, हाइली पॉइंटेड होता है। पॉइंट शार्प वजह से ये क्या चीज़ होती है, अगर मान लीजिए मैंने इतने पूरे स्पेस में पेंट कर रखा है, चूँकि ये बहुत हाइली शार्प होगा, तो सिर्फ़ ये इस पेंट के ऊपर अपने जो डिज़ाइन है उसको इम्प्रिंट करेगा, वर्क पीस को नुकसान पहुँचाए बिना, ठीक है? उसके बाद सरफेस गेज है, ये हमें पैरेलल लाइन्स ड्रॉ करने में मदद करता है, सेंटर पॉइंट पे जैसे आप देख पा रहे होंगे लग जाता है, उसके बाद फिर ये पैरेलल लाइन्स। पंच, अगर हमें कहीं पर भी ड्रिल करना है, तो हम ड्रिल को एकदम परफ़ॉर्म नहीं करते हैं। सबसे पहले हम उसके ऊपर एक छोटे से पिन बनाते हैं, ठीक है ना? पॉइंट टुवर्ड पिन बनाएँगे और उसको थोड़ा दबाएँगे, प्रेस करेंगे, जिससे मेटल के अंदर थोड़ा-सा छेद हो जाएगा। उसके बाद फिर हम उस पॉइंट पर जाके ड्रिल कर सकते हैं। हम डायरेक्ट ड्रिलिंग नहीं करते और उसके भी क्या प्रोसीजर है, स्क्राइबर कैसे यूज़ करते हैं, तो सब हम देखेंगे आगे।
अब जो स्क्राइबर है उस वो हमारे मदद कैसे करता है, जैसे आपने देखा कि पहले इसने पूरे वर्क पे पीस पे हमारा पेंट ड्रॉ कर दिया, उसके बाद इसने एक सर्किल बनाया है ना? तो स्क्राइबर ने सिर्फ हमारे पेंट की परत को इधर-उधर से हटा दिया है। अब वर्क पीस के ऊपर हमारा एक पूरा-पूरा जो डिज़ाइन है वो ड्रॉ हो चुका है सर्किल का, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे फ़ोटो में। तो इसने क्या काम करा, जो लाइट पड़ती अगर मैं इस पेंट का इस्तेमाल नहीं करता, ठीक है ना? तो क्या होता? वर्क पीस के ऊपर मुझे लाइनें विज़िबल नहीं होती, तो मार्किंग ज़रूरी थी। उसके बाद जब हम स्क्राइबर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो स्क्राइबर हमारा क्या काम कर दे रहा है? एक परफेक्ट डिज़ाइन बना दे रहा है, पॉइंट टू वर्ड डिज़ाइन बना दे रहा है, ठीक है ना? अब जैसे यहाँ पे प्रॉब्लम्स लिखी हुई हैं, "अ फिटर वन्स मार्क ए क्रिटिकल मेटल पार्ट विथ पेंसिल, द लाइन्स रब्ड ऑफ ड्यूरिंग द हैंडलिंग, कॉज़िंग एन एक्सपेंसिव रॉन्ग कट।" समझ गए आप बात को कि अगर वो पेंसिल का इस्तेमाल करता तो होता क्या है कि रॉन्ग कट हो जाता और भैया दिक्कत हो जाती है। सॉल्यूशन क्या था? हमने स्क्राइबर का इस्तेमाल करा, परमानेंट मार्क बनाया, क्लियरली विजिबल था, तो प्रिवेंट कॉस्ट एफर्ट भी हो गया और रीवर्क भी नहीं करना पड़ा हमें। ठीक है ना? राइट टूल हमें इस्तेमाल करना है प्रोफेशनल डिमांड और प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे जब भी हम वर्कपीस को कहीं पर भी रख के काम करते हैं, तो उसके नीचे हम सरफेस प्लेट को रखते हैं, ठीक है ना? सरफेस प्लेट जो होती है, वो हमारी 2 तरीके से है यहाँ पर। एक तो सरफेस प्लेट हो गई, अब सरफेस प्लेट के ऊपर भी आपने कभी देखा होगा ज़्यादातर ये लोग लेदर के काम करने वाले लोग आपने कभी वीडियो में अगर देखा हो, तो वो क्या काम करते हैं अगर बेल्ट हो गया या फिर कोई भी चीज़ बना रहे हैं, लेदर की जैकेट हो गई, तो छोटी-छोटी मार्किंग्स होती हैं, एमएम में अ, है ना? एमएम में हो गई और भी काफ़ी सारे डिफरेंशियल यूनिट्स हैं, उनमें होती हैं। तो उससे क्या होता है काम बहुत प्रिसिज़न से हो पाता है। मतलब कि बहुत अच्छे से एक्यूरेसी से, प्रिसिज़न से काम हो पाता है। ठीक है? तो मार्किंग टेबल का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना? कास्ट आयरन की ये बनी होती है और इसके ऊपर वर्कपीस ईज़िली हमारा स्टेबल हो जाता है, कहीं हिलता-डुलता नहीं है, ठीक है ना? और सरफेस प्लेट आप समझ ही गए, सरफेस प्लेट यानी पूरी ये मार्किंग टेबल मतलब इसके ऊपर हमने अ, ऑलरेडी पहले एक स्केल बना रखा है, ठीक है? उसके बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने क्या काम करा, मैं 1 मिनट वीडियो को पॉज़ करता हूँ ताकि आप लोगों के लिए ईज़ी होगा। यहाँ पर पहले इन्होंने मार्क करा, फिर पंच से छोटा-सा छेद करा, आप देख पा रहे होंगे पहली वाली वीडियो में। देन उसके बाद इन्होंने सेफ्टी प्रिकॉशंस का ध्यान रखे। तब जाके इन्होंने क्या किसका इस्तेमाल करा यहाँ पे सेफ्टी गार्ड का इस्तेमाल करा, अपनी आँखों को बचाने के लिए गॉगल्स का इस्तेमाल करा, ठीक है ना? तब जाके इन्होंने ड्रिल करा इस पूरे वर्क पीस पे जहाँ पर ये करना चाहते थे, ठीक है? अब एक चीज़ और मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ एक्चुअली जो ये है हमारी 1 मिनट दीजिए मुझे। ठीक है, शायद अब सही हो गया होगा। हाँ, ठीक। तो यहाँ पर सारी चीज़ें जो टूल्स हमारे बेसिक टूल्स जो रिक्वायर्ड होते हैं, वो डिवाइडर हो गया। आपने देखा होगा बचपन में हमारी मेजरिंग किट के अंदर ये सब चीज़ें आती थी डिवाइडर जिसमें 2 निब होती थी, ठीक है ना? वो एक परफेक्ट सर्किल बनाने के लिए इस्तेमाल करा जाता है। प्रिक क्रंच हो गया, स्मॉल शैडो छेद जैसे आप देख पा रहे होंगे पहली वीडियो में, ठीक है ना? सेंटर पंच, ठीक है ना? सेंटर पंच का और कुछ मतलब नहीं है, वो बेसिकली आप सेंटर पे लेके जाते हैं पंच को और ये 90 डिग्री यानी बिल्कुल ऐसे सीधे, आप देख पा रहे होंगे पहली वाली वीडियो में इन्होंने बिल्कुल सीधे रखा और उसको कर दिया। तो 90 डिग्री पॉइंट टुवर्ड ड्रिलिंग प्रिपरेशन के लिए, उसके बाद डॉट पंच करते हैं। डॉट पंच आप देख पा रहे होंगे जो दूसरी वाली वीडियो में है, जिसमें परमानेंटली आइडेंटिफिकेशन मार्क करते हैं हम पार्ट का, फिर उसके बाद हम देन परफॉर्म करते हैं जो हमारा एक्शन है। अब एक फिटर इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है कि जो उसका टूल है, वो प्रॉपर क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है, आफ्टर परफॉर्मिंग द एक्शन। एक्शन परफॉर्म करने के बाद, फिर उसके बाद मीडिया एप्लीकेशन यानी अप्लाई मार्किंग मीडिया evenly in thin layer for a clear and visible line, avoiding thick application then cause smudging or flacking। देखो ये 2 टेक्निकल टर्म्स आए आपके स्मगिंग एंड फ्लैकिंग। अगर थिन और थिक हमने पहले वाले लेक्चर में उन विषयों पर बात करा था, थिन यानी पतला, थिक माने थोड़ा-सा मोटा। तो यहाँ पर बात क्या है, अगर मैं थिन की बात करूँ, तो उसने जो पेंट अप्लाई करा है, वो बहुत थिन लेयर है।
वो उतनी ही लेयर है जितनी रिक्वायर्ड है। ऐसा नहीं बहुत मोटी लेयर उसने उसमें प्रेज़ेंट कर दी है ना? उसके बाद जो स्टड ऑफ ड्राइंग है हमारी, वो बहुत केयरफुली मार्क करते हैं, पैरेलल लाइन्स बनाते हैं ताकि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को पैरेलल ड्रा करना है, डाटम हमारे आइडेंटिटी होनी चाहिए, डायमेंशंस प्रॉपर हो, रेफरेंस पूरी ले रखा हो। फिर उसके बाद सेफ्टी प्रिकॉशंस का ध्यान रख के तब किसी एक्शन को परफॉर्म करना है। ये फिटर की बेसिक नीड है। तो आपने देखा कि जो हमारा रवि था, रवि को एक एक्शन परफॉर्म करना था, उसे क्या काम करना था? ड्रिलिंग करनी थी, तो सबसे पहले उसने क्या काम करा? सबसे पहले उसने हमारे वर्कपीस के ऊपर, जो वर्कपीस था हमारा, उसके ऊपर क्या करी? मार्किंग करी, ठीक है? देन मार्किंग करने के बाद उसने क्या काम करा? मार्किंग करने के बाद उसने स्क्राइबर, ठीक है ना? उसकी मदद से यहाँ पर डिज़ाइन जो भी वो ड्रॉ करना चाहते थे वो करे। डिज़ाइन में कौन-कौन से थे? डाटम लाइन हो गया, पैरेलल लाइन हो गया, ठीक है ना? सेंटर लाइन हो गया, ये सब चीज़ें। पैरेलल लाइन किसकी मदद से? ठीक है ना? और क्या नाम है, स्क्राइबर की मदद से क्या काम कर रहे थे? सेंटर लाइन किस लिए बनाया था? फिर उसके बाद देन उन्होंने क्या काम करा? डायरेक्ट यहाँ पर ड्रिल नहीं कर दिया। पहले पंच का इस्तेमाल करा, एक छोटा-सा पॉइंट बनाया, देन उसके बाद ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल करके इस जगह पे प्रॉपर एक बढ़िया-सा होल कर दिया। तो इस तरीके से फिटर का काम होता है। फिटर का काम बहुत प्रिसिजन्स पे, बहुत एक्यूरेसी के साथ होता है, इसीलिए फिटर की बहुत ज़्यादा केयर होती है किसी भी इंडस्ट्री में, ठीक है ना? खासकर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में। आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर सारी फ़ोटोज़ को जोड़ने का प्रयास करा है। सबसे पहले मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे फ़ोटो देखने में तो अलग-अलग लगेगी क्योंकि ये हमने एआई से बनाई है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, पेंट को हमने अपने वर्कपीस के ऊपर पेंट करा, उसके बाद जो स्क्राइबर से हमें जो चीज़ बनानी थी हमने वो बनाया। देन उसके बाद हम क्या काम कर रहे थे, पैरेलल लाइन्स, डाटम लाइन इन सब चीज़ों पे काम करते हैं, डिज़ाइनिंग की मदद से आगे चलते हैं, वर्कपीस के ऊपर पंच करते हैं। देन उसके बाद ये सारा परफॉर्मेंस कहाँ हो रहा होता है हमारा, टेबल के ऊपर हो रहा होता है। टेबल जो है मार्किंग टेबल बना रखी है हमने, उस पे सरफेस टेबल है, सरफेस टेबल के ऊपर मार्किंग टेबल बना रखी है। डिवाइडर की मदद से हम एक्यूरेट सर्कल बना लेते हैं, ठीक है ना? फिर हम अपने डिज़ाइन को प्रॉपर समय-समय पर डिज़ाइन पर भी गौर करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं, ठीक है? तो समरी क्या है? मार्किंग इज़ द ब्लूप्रिंट ऑफ सक्सेस। हम कोई भी एक्शंस को इंडस्ट्री में परफॉर्म करने से पहले सबसे पहले उस पे मार्किंग करेंगे। मार्किंग के बाद देन हम स्क्राइबर लेंगे, स्क्राइबर के बाद हम डाटम लाइन बनाएँगे, सेंटर लाइन बनाएँगे, पैरेलल लाइन्स बनाएँगे। उसके बाद हम कौन-कौन से टूल का इस्तेमाल करेंगे? अगर मान लीजिए हमें सर्कल बनाना है, तो वहाँ पर हमने डिवाइडर का इस्तेमाल करा ताकि एक प्रॉपर तरीके से सर्कल बन जाए सेंटर पॉइंट पे रख के। उसके बाद हम क्या काम करते हैं, अपनी डिज़ाइन को लगातार वेरीफ़ाई करते रहते हैं। डाटम लाइन से सारी मेज़रमेंट्स को कन्वे करेंगे, देन उसके बाद हम कोई भी एक्शन को परफ़ॉर्म करेंगे। ये होता है एक फिटर का चलने का तरीका, प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना? अब यहाँ पे हाँ, बार-बार मैं एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा था बच्चा लोग, एक्यूरेसी और प्रिसिज़न, ठीक है? देखो, एक्यूरेसी और प्रिसिज़न में अंतर क्या होता है? अगर मैं कहूँ आप अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो, यानी कि अगर मैं आर्चरी से समझूँ, तीरंदाज़ी से मैं समझता हूँ, ठीक है? मैंने कहा भैया आपका निशाना बड़ा एक्यूरेट है, तो यानी यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में आपने अपना निशाना मारा है। लेकिन जब आप बार-बार एक ही जगह पर लगातार अपने वार को कर रहे हो और वो लगातार एक्यूरेट हो रहा है, तो उस तरीके की चीज़ को हम बोलते हैं प्रिसिज़न, ठीक है ना? तो यानी आप यहाँ पर एक बार तो काम कर ही रहे थे, लेकिन फिटर को एक्यूरेट के साथ-साथ प्रिसिज़न भी होना है। यानी उसके पास एक्यूरेसी भी होनी चाहिए और प्रिसिज़न भी होना चाहिए। उसका मसल माइंड कनेक्शन इतना अच्छा हो जाना चाहिए कि वो भले से एक ही काम कर रहा है ना? एक बार वो एक्यूरेट नहीं है, वो क्या हुआ? वो बार-बार उस काम को एक्यूरेसी से कर रहा है और इसी फिनोमेना को हम कहते हैं प्रिसिज़न, ठीक है ना? तो राइट टूल मैटर करता है हमारा, जो कि हमारा क्या बताता है, समय बचाएगा, एरर को कम करेगा, हमारी क्वालिटी और रिज़ल्ट को इम्प्रूव करेगा, ठीक है ना? इसके बाद ही हमको परफेक्ट रिज़ल्ट मिलते हैं, ठीक है? तो इसी तरीके से रोशन ने
अपने काम को बहुत ही ईमानदारी के साथ, बहुत ही सटीकता से कार्य निर्माण किया। ठीक है? तो आज का लेक्चर थोड़ा छोटा ही रहेगा, जहाँ तक ये चीज़ें हैं। हाँ, और मैं एक चीज़ और डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों से। जैसे कुछ बच्चे आज हो सकता है नया लेक्चर हमारा देख रहे हों, तो बच्चा लोग ये जो प्रोग्राम है आपका वी वॉक, ठीक है? स्पेशलाइज़ेशन अभी मैन्युफैक्चरिंग की क्लासेस चल रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग का करिकुलम पूरा होने के बाद फिर हम देन ऑटोमोबाइल पे बात करेंगे, जिन इंडस्ट्रीज़ में ऑटोमोबाइल चल रहा है। देन उसके बाद डी-वॉक का सिमिलर पैरेलल चलेगा और जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि जो हमारे 4 पिलर हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला पिलर है हमारा इंग्लिश, ठीक है? लोकेश जी बहुत जल्द ही इंग्लिश पे आपके साथ वन ऑन वन होंगे। दूसरा है हमारा करिकुलम यानी सिलेबस। हम चाहते हैं जल्द से जल्द हमारा सिलेबस पूरा हो जाए। देन उसके बाद आपके ग्रुप्स में लगातार ऐसा नहीं है सिलेबस खत्म हो गया, काम खत्म। उसके बाद हम क्विज़ेस को देते रहेंगे। आपका हर मंथ का एक असेसमेंट होता है। इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन में आपको आज की अटेंडेंस और आज के क्विज़ इस टॉपिक से रिलेटेड मिल जाएँगे, ठीक है? यानी अब हर दिन वीडियो हो रही है ना? और हर ईयर की भी हो रही है। तो उस हिसाब से थर्ड जो पैरामीटर था वो था सर्टिफिकेशंस हमारा। फोर्थ जो पैरामीटर था वो इंडस्ट्रियल टॉपिक्स थे हमारे। तो इन चारों चीज़ का जब कॉम्बिनेशंस एक बच्चे को हमारे साथ 3 साल रहकर मिलता है, तब जाकर वो अपने आप को एक बढ़िया जगह पे ग्रो कर पाता है। ठीक है ना? तो अभी सब लोग एक काम ज़रूर करिएगा, मैंने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट डाल रखी है, जिसमें आपके ईयर के अकॉर्डिंग क्लासेस चलती है। जैसे आज फर्स्ट ईयर की क्लास है, कल सेकंड ईयर की है, फिर परसों थर्ड ईयर की क्लास है। सिमिलर मंडे फर्स्ट ईयर, ट्यूसडे सेकंड ईयर और वेडनेसडे थर्ड ईयर। फिर से मंडे ओह सॉरी थर्सडे क्या नाम है फर्स्ट ईयर और फ्राइडे सेकंड ईयर देन सैटरडे थर्ड ईयर। तो इस तरीके से हर ईयर की 2-2 क्लासेस होती हैं, हर वीक, ठीक है ना? तो आप इस चीज़ के लिए अवेयर रहिएगा, अपने ईयर के अकॉर्डिंग क्लासेस लीजिए। अगर पीछे वाले ईयर में है तो भी ले सकते हैं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। हाँ। तो उम्मीद है आज की चीज़ आपको समझ आई होगी, आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। फिटर के बारे में हम बात कर रहे थे, फिटर क्या होता है या नहीं होता, 2 चीज़ों को जोड़ने वाला, कोई भी ऑपरेशंस को करने वाला, एक प्रिसिजन और एक्यूरेसी तरीके से, उसी व्यक्ति को हम फिटर कहते हैं। ठीक है? तो चलिए, ध्यान रखिए, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, ऐसे ही मिलते रहिए और प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, व्हाट्सएप चैनल से जुड़े रहना, व्हाट्सएप चैनल में ही अपडेट भी आता रहेगा। आपका अगर कोई नोन है जो हमारे इस प्रोग्राम में एनरोल करना चाहता है, तो हमारे व्हाट्सएप चैनल में सारी जो रिलेवेंट इंक्वायरीज़ हैं, वो आपको करने को मिल जाएँगी, नंबर मिल जाएँगे। प्लीज़ कम्युनिकेट करिए हम लोगों से। तब तक के लिए धन्यवाद, ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।